क्या सच में इस देश में कुछ भी बोलने की आज़ादी है? मतलब क्या कोई भी इंसान पब्लिक में खड़े होकर या फिर सोशल मीडिया पर आकर बिना किसी डर के कुछ भी कह सकता है? हाँ, ये एक बहुत ही कॉमन सवाल है जो आजकल हर कोई पूछता है, खासकर इस डिजिटल दौर में। एग्जैक्टली। जहां हमारी आधी जिंदगी तो स्क्रीन्स पर ही बीत रही है, तो क्या इंटरनेट का इस्तेमाल करना हमारा एक फंडामेंटल राइट है, एक मौलिक अधिकार? बिल्कुल। और इन सबसे बड़ा सवाल जो हमेशा आता है कि क्या आज़ादी का असली मतलब सारे नियम तोड़ देना है? राइट। तो आज की इस डीप डाइव में, इस खास चर्चा में हम इसी विषय की गहराई में जाने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के एक बहुत ही अहम हिस्से की, यानी आर्टिकल 19, राइट टू फ्रीडम। और हमारा मकसद यहाँ कोई लॉ कॉलेज की क्लास चलाना बिल्कुल नहीं है। ना ही हमें कोई किताबी आर्टिकल्स रटने हैं। हाँ, मुझे लगता है कि इस विश्लेषण का असली मिशन ये समझना है कि भारतीय संविधान के तहत हमारी आज़ादी की असली सीमाएं आखिर है क्या। सही कहा। मतलब जब एक आम नागरिक अपने हक की बात करता है और दूसरी तरफ सरकार देश की सुरक्षा का हवाला देती है, तो न्यायपालिका इन दोनों के बीच कैसे एक नाजुक सा बैलेंस बनाती है? बिल्कुल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आर्टिकल 19 के उस बुनियादी ढांचे से जो एक आज़ाद समाज की नींव रखता है। हमारे सोर्स नोट्स के हिसाब से इसमें नागरिकों को 6 तरह की आज़ादियां दी गई हैं। 6 फ्रीडम्स। हाँ, वो 6 स्तंभ। पहला है बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दूसरा है शांतिपूर्वक इकट्ठा होने की आज़ादी, बिना हथियारों के। राइट। एग्जैक्टली। और तीसरा है संघ या एसोसिएशन बनाने की आज़ादी। चौथा है देश के किसी भी हिस्से में बेरोक टोक घूमने की आज़ादी। पांचवां, कहीं भी बसने की आज़ादी। और छठा है अपनी मर्जी का कोई भी व्यापार या पेशा चुनने की आज़ादी। राइट। अब इन नोट्स में एक बहुत ही खास कानूनी पहलू पर जोर दिया गया है जिस पर अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता। हाँ, मैंने भी वो पढ़ा कि ये जो 6 आज़ादियां हैं, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए रिजर्व्ड हैं। बिल्कुल, सिटीजन्स के लिए, किसी विदेशी नागरिक या किसी कॉर्पोरेट कंपनी के लिए नहीं। इसका लॉजिक भी बहुत सीधा है। मतलब जरा सोचिए, अगर दुनिया भर की विदेशी कंपनियां भारत में आकर ये क्लेम करने लगे कि उन्हें यहाँ कुछ भी करने का मौलिक अधिकार है, तो देश की संप्रभुता का क्या होगा? सही बात है। लेकिन कानून में हमेशा कुछ दिलचस्प एक्सेप्शंस होते हैं। क्या हो अगर किसी कंपनी के पीछे बैठे हुए आम शेयर होल्डर्स के अधिकारों का हनन हो रहा हो? ओ हाँ, वो बैंक नेशनलाइजेशन केस और न्यूज़पेपर्स केस वाला पॉइंट। एग्जैक्टली। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच ली। कोर्ट ने माना कि भले ही कंपनी एक नागरिक नहीं है, लेकिन अगर सरकार का एक्शन सीधा शेयर होल्डर्स के अधिकारों को कुचल रहा है, जो कि भारतीय नागरिक हैं। हाँ, तो उन शेयर होल्डर्स को अपने फंडामेंटल राइट्स क्लेम करने का पूरा हक है। कॉरपोरेट का जो पर्दा होता है ना, कॉरपोरेट वेल, वो उनके नागरिक अधिकारों को खत्म नहीं कर सकता। मेक सेंस। पर ये 6 आज़ादियां सुनने में तो बहुत पावरफुल लगती हैं, लेकिन मेरे दिमाग में तुरंत एक सवाल उठता है कि क्या ये राइट्स एब्सोल्यूट हैं? मतलब क्या कोई भी इंसान इनके नाम पर कुछ भी कर सकता है? हाँ, क्या आज़ादी का मतलब दूसरों की आज़ादी में दखल देना है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। इसे समझने के लिए हमारे नोट्स में एक बहुत ही बढ़िया एनालॉजी दी गई है। वो स्पोर्ट्स कार वाली एनालॉजी ना, मुझे बहुत पसंद आई वो। हाँ, मान लीजिए कि आज़ादी एक बहुत तेज रफ्तार वाली हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स कार चलाने की तरह है। आपको पूरी सड़क पर बेखौफ गाड़ी दौड़ाने की पूरी आज़ादी है। लेकिन सड़क पर ट्रैफिक सिग्नल्स, स्पीड लिमिट्स और लेन के नियम भी तो होते हैं। बिल्कुल। और ये नियम इसलिए नहीं होते कि आपकी आज़ादी छीनी जाए, बल्कि इसलिए होते हैं ताकि किसी का एक्सीडेंट ना हो। राइट। ताकि हर कोई सुरक्षित अपनी मंजिल तक पहुंच सके। अगर ट्रैफिक रूल्स नहीं होंगे तो सड़कों पर सिर्फ क्योस होगा। एग्जैक्टली। और संविधान में इन्हीं ट्रैफिक सिग्नल्स को रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस या उचित प्रतिबंध कहा गया है। अब यहाँ सबसे बड़ा पेंच ये है कि आखिर ये तय कौन करेगा कि कौन सा रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल है और कौन सा नहीं। मतलब क्या सरकार अपनी मर्जी से किसी भी बात को अनरीजनेबल बताकर पाबंदी लगा सकती है? यहीं पे हमारी न्यायपालिका का रोल आता है। आखिरी फैसला किसी नेता का नहीं, बल्कि अदालतों का होता है। और सबसे खास बात यह है कि अदालतें ये फैसला किसी जज की पर्सनल पसंद के आधार पर नहीं करती। इसके लिए एक ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, द रीजनेबल मैन स्टैंडर्ड। मतलब अदालत खुद से पूछती है कि क्या एक आम समझदार इंसान इन हालातों में इस प्रतिबंध को सही मानेगा। कोई भी पाबंदी मनमानी या आर्बिट्ररी नहीं हो सकती। और इसके साथ एक लॉजिकल टेस्ट भी जुड़ा है,
जिसे रैशनल नेक्सस कहते हैं। राइट। इसका मतलब है कि जिस समस्या को खत्म करने के लिए सरकार ने पाबंदी लगाई है और जो पाबंदी लगाई है, उन दोनों के बीच एक सीधा संबंध होना चाहिए। बिल्कुल। रिस्ट्रिक्शन ऐसा होना चाहिए जो वाकई में समस्या का समाधान करे, ना कि सिर्फ पावर दिखाने के लिए लोगों की आवाज को दबा दे। तो इस बेसिक समझ के साथ अब हम आर्टिकल 19 के सबसे मशहूर और यकीनन सबसे ज्यादा विवादित हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। आर्टिकल 19(1)(a यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हाँ, आम बोलचाल में स्पीच सुनकर लगता है कि सिर्फ मुंह से बोले गए शब्दों की बात हो रही है। लेकिन लीगल नजरिए से इसका स्कोप बहुत ही विशाल है। इसमें इंसान के अपने विचार व्यक्त करने का हर मुमकिन तरीका शामिल है। बिल्कुल, चाहे अखबार में लिखकर हो, पेंटिंग बनाकर हो, कोई फिल्म बनाकर हो या नाटक करके। हमारे सोर्स नोट्स में कुछ बहुत ही शानदार हिस्टोरिकल केसेस का जिक्र है, लाइक प्रभु दत्त केस। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें साफ किया कि राइट टू नो यानी सरकार के कामकाज को जानने का अधिकार भी आजादी अभिव्यक्ति का ही हिस्सा है। जो कि बहुत लॉजिकल है। मतलब एक लोकतंत्र में जनता ही तो बॉस है। अगर जनता के पास सही जानकारी ही नहीं होगी तो वो अपने विचार कैसे बनाएंगे? एग्जैक्टली। बिना जानकारी के कोई भी स्पीच अर्थहीन है। और अगर हम इसी बात को आज के डिजिटल युग से जोड़ें तो अनुराधा भसीन केस एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। हाँ, ये मामला कश्मीर के इंटरनेट शटडाउन से जुड़ा था। जी। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बहुत ही प्रोग्रेसिव फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि इंटरनेट का इस्तेमाल करना भी आर्टिकल 19(1)(a के तहत सेफगार्डेड है, क्योंकि आज के टाइम में इंटरनेट सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये बिजनेस करने, पढ़ाई करने और अपनी आवाज दुनिया तक पहुंचाने का सबसे बेसिक मीडियम बन चुका है। राइट। इसलिए सरकार बिना किसी बेहद ठोस कारण के इसे अनिश्चित काल के लिए बंद नहीं कर सकती। इसी तरह जो प्रेस की आजादी है, फ्रीडम ऑफ प्रेस, वो भी संविधान में अलग से नहीं लिखी है, वो भी इसी आर्टिकल का एक एक्सटेंशन है। इन सब में जो केस मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा वो था ऑटो शंकर केस। ओह, वो सीरियल किलर वाला मामला। हाँ, मतलब ऑटो शंकर को मौत की सजा सुनाई गई थी। जेल में उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, जिसमें उसने कई बड़े पुलिस अफसरों और नेताओं के राज खोले। और जाहिर है जब किताब पब्लिश होने वाली थी तो सरकार ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की। उनका तर्क था कि इससे मानहानि होगी, लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने रूल अगेंस्ट प्रायर रेस्ट्रेंट का नियम तय किया। राइट। मतलब सरकार किसी भी पब्लिकेशन को छपने से पहले नहीं रोक सकती। एग्जैक्टली। अगर किताब छपने के बाद उसमें कुछ गैर कानूनी है तो आप उस पर मानहानि का केस कर सकते हैं, लेकिन छपने से पहले ही आवाज दबा देना, ये तो फ्री स्पीच का सीधा वायलेशन है। और बात सिर्फ पब्लिक प्लेटफॉर्म्स की नहीं है, हमारी प्राइवेट जिंदगी भी प्रोटेक्टेड है। पीयूसीएल केस में फोन टैपिंग के मुद्दे पर बहुत अहम फैसला आया था। हाँ, कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि किसी का भी फोन टैप करना उसकी प्राइवेसी और अभिव्यक्ति की आजादी दोनों पर एक गंभीर हमला है। जब तक ये कोई एक्सट्रीम इमरजेंसी या नेशनल सिक्योरिटी का खतरा ना हो, प्रशासन बिना सख्त लीगल प्रोसेस के किसी की प्राइवेट बातचीत नहीं सुन सकता। ये सब देखकर लगता है ना कि हमारी न्यायपालिका आजादी बचाने के लिए वाकई कितनी एक्टिव है। लेकिन मेरे दिमाग में एक बहुत ही डीप फिलोसॉफिकल सवाल आ रहा है। बताइए। अगर संविधान हर नागरिक को बोलने की पूरी आजादी देता है, तो क्या इंसान के पास चुप रहने की आजादी है? लाइक फ्रीडम ऑफ साइलेंस? अरे ये तो कानूनी दुनिया की बहुत लंबी डिबेट रही है और इसका जवाब है बिल्कुल। चुप रहने का अधिकार भी स्पीच फ्रीडम का ही एक बहुत खूबसूरत हिस्सा है। मतलब एक्सप्रेशन का मतलब सिर्फ चिल्लाना नहीं होता, शांति से अपने विश्वास पर अड़िग रहना भी एक एक्सप्रेशन है। न्यूएल के केस में समझाया गया था, जिसे नेशनल एंथम केस भी कहते हैं। हाँ, वो केरल के स्कूल वाला मामला जहां जेहोवा विटनेसेस समुदाय के 3 बच्चे पढ़ते थे। राइट। उनके धार्मिक विश्वास के मुताबिक वो सिर्फ अपने ईश्वर की स्तुति कर सकते थे, इसलिए जब स्कूल में राष्ट्रगान बजता था तो वो पूरे सम्मान के साथ खड़े तो होते थे, लेकिन वो उसे गाते नहीं थे और सिर्फ इस वजह से स्कूल ने उन्हें निकाल दिया, जो कि बहुत शॉकिंग था। लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने बच्चों के हक में फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति सम्मान दिखा रहा है, आदर से खड़ा है, लेकिन सिर्फ अपने गहरे धार्मिक विश्वास के कारण उसे गा नहीं रहा है, तो कोई कानून उसे मजबूर नहीं कर सकता। बिल्कुल, मजबूर करना उसकी फ्रीडम ऑफ साइलेंस और फ्रीडम ऑफ रिलीजन दोनों का वायलेशन होगा। ये फैसला हमारे लोकतंत्र की मैच्योरिटी को दिखाता है। क्या बात है। लेकिन अब तक हमने स्पीच के सिर्फ उस पहलू को देखा जहां नागरिक अधिकारों की जीत हुई। अब आते हैं सिक्के के दूसरे पहलू पर। मतलब जब स्पीच का गलत इस्तेमाल होता है। हाँ,
क्या हो अगर कोई अपनी इस बोलने की आजादी का इस्तेमाल नफरत फैलाने के लिए करे, दंगे भड़काने की कोशिश करे? यहीं पर हमारे उस ट्रैफिक सिग्नल वाले एग्जाम्पल की वापसी होती है। संविधान निर्माताओं को पता था कि बिना रोक टोक की आजादी अराजकता बन सकती है। इसलिए जहां आर्टिकल 19(1)(a बोलने की आजादी देता है, वहीं ठीक उसके नीचे आर्टिकल 19(2) मौजूद है, जो कि फ्री स्पीच के नियम और शर्तों की तरह काम करता है। इसमें 8 स्पेसिफिक ग्राउंड्स दिए गए हैं जिन पर सरकार पाबंदी लगा सकती है। जैसे स्टेट की आर्मड सिक्योरिटी, फॉरेन स्टेट्स के साथ फ्रेंडली रिलेशंस, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी। और कंटेंट ऑफ कोर्ट, मानहानि, किसी अपराध को बढ़ावा देना और भारत की संप्रभुता। लेकिन इसमें एक बहुत ही दिलचस्प हिस्टोरिकल फैक्ट है। जब 1950 में हमारा मूल संविधान लागू हुआ था, तब ये पब्लिक ऑर्डर वाला ग्राउंड तो था ही नहीं। राइट। इसे फर्स्ट अमेंडमेंट के जरिए बाद में जोड़ा गया और इसके पीछे रोमेश थापर का एक बहुत ही मशहूर मुकदमा था। हाँ, रोमेश थापर मद्रास से क्रॉसरोड्स नाम की एक मैगजीन निकालते थे। वो सरकार की बहुत क्रिटिसिज्म करते थे। तो मद्रास सरकार ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा के उस मैगजीन पर बैन लगा दिया कि इससे अशांति फैल सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही बारीक फर्क समझाया। कोर्ट ने कहा कि उस वक्त पाबंदी लगाने का ग्राउंड सिर्फ सिक्योरिटी ऑफ स्टेट था। एग्जैक्टली। और राज्य की सुरक्षा तब खतरे में आती है जब कोई युद्ध हो या बड़ा विद्रोह हो जाए। लोकल लॉ एंड ऑर्डर के बिगड़ने से पूरे राज्य की सुरक्षा खतरे में नहीं आ जाती। इसलिए बैन हटा दिया गया। जिसके बाद सरकार को लगा कि यार, अगर साधारण दंगे फसाद रोकने के लिए स्पीच बैन करनी पड़ी तो कोई कानूनी आधार ही नहीं है, इसलिए पब्लिक ऑर्डर को जोड़ना पड़ा। मेक सेंस। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या सरकार किसी भी अस्पष्ट या वेग कानून का बहाना बनाकर पब्लिक ऑर्डर के नाम पर आवाज दबा सकती है? इसका सबसे ताजा और बेहतरीन जवाब है श्रेया सिंगल केस। ये केस इंटरनेट और आजादी की लड़ाई का लैंडमार्क है। ओ हाँ, आईटी एक्ट का सेक्शन 66A। बिल्कुल। इस कानून में लिखा था कि अगर कोई व्यक्ति इंटरनेट पर कुछ ऐसा पोस्ट करता है जो ग्रॉसली ऑफेंसिव या अनोइंग हो तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। पर समस्या इन शब्दों में थी। इनकी कोई साफ डेफिनेशन ही नहीं थी। मतलब जो मीम मेरे लिए एक डार्क कॉमेडी है, वो किसी नेता को ऑफेंसिव लग सकता है। एग्जैक्टली। ये बहुत सब्जेक्टिव था। इससे इंटरनेट पर एक चिलिंग इफेक्ट आ गया था जहां लोग डरने लगे थे। तो जब श्रेया सिंगल ने इसे चैलेंज किया तो सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 66A को पूरी तरह से असंवैधानिक डिक्लेयर कर दिया। क्योंकि जो कानून इतना अस्पष्ट हो कि आम नागरिक समझ ही ना सके कि क्या लीगल है और क्या नहीं, वो आर्टिकल 19(1)(a के खिलाफ है। राइट। वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं बल्कि एक आर्बिट्ररी रूल था। चलिए, यहाँ तक तो हमने विचारों की आजादी की बात की। लेकिन एक इंसान को अपना पेट भी तो पालना होता है। आजादी का क्या फायदा अगर आप रोजी रोटी नहीं कमा सकते? एग्जैक्टली। और यहीं से जुड़ती है हमारी आर्थिक आजादी। आर्टिकल 19(1)(g जो देश के हर नागरिक को अपनी मर्जी का कोई भी पेशा या बिजनेस चुनने की आजादी देता है। लेकिन यहाँ भी एक कैच है। कोई भी पेशा चुनने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी इलीगल काम करने लगे। हाँ, लाइक बीआर एंटरप्राइजेस केस में साफ हुआ था कि जुआ खेलना या लॉटरी का बिजनेस करना कोई ट्रेड नहीं माना जा सकता। बिल्कुल। लॉटरी पूरी तरह से किस्मत पर निर्भर है। कानूनी भाषा में इसे रेस एक्स्ट्रा कमर्शियम कहते हैं, यानी जो व्यापार के दायरे से ही बाहर है। लेकिन जो जायज काम कर रहे हैं उनका क्या? सरकार किस हद तक उनके बिजनेस को कंट्रोल कर सकती है? इसके लिए नोट्स में बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, लाइक सोदन सिंह केस जो हॉकर्स या रेडी पटरी वालों से जुड़ा था। हाँ, सड़कों किनारे सामान बेचने वाले अक्सर प्रशासन उन्हें हटा देता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच ली। कोर्ट ने कहा कि माना फुटपाथ पैदल चलने वालों के लिए हैं, लेकिन इन हॉकर्स का भी तो व्यापार करके इज्जत की रोटी कमाने का राइट है। इसलिए प्रशासन उन्हें पूरी तरह से बैन नहीं कर सकता। हाँ, वो उन पर रेगुलेशंस लगा सकते हैं, लाइक हॉकिंग जोन्स बना सकते हैं, टाइमिंग तय कर सकते हैं। राइट। ये होता है अधिकारों और पब्लिक कन्वीनियंस के बीच का सही बैलेंस। लेकिन कई बार सरकारें अच्छे इरादे से ऐसे कानून लाती हैं जो ये बैलेंस बिगाड़ देते हैं। चिंतामन राव केस इसका क्लासिक एग्जाम्पल है। हाँ, वो आज़ादी के शुरुआती सालों का मामला। सेंट्रल प्रोविंस की सरकार ने एग्रीकल्चरल सीजन में बीड़ी बनाने पर पूरी तरह रोक लगा दी थी। उनका इंटेंशन अच्छा था कि मजदूर खेतों में काम करेंगे तो एग्रीकल्चर बढ़ेगा। लेकिन कोर्ट ने इस कानून को अनरीजनेबल करार दिया, क्योंकि कोर्ट ने पूछा कि उन लोगों का क्या जो खेतों में भारी काम कर ही नहीं सकते, लाइक गांव के बुजुर्ग लोग या वो महिलाएं जो घर पर बैठकर बीड़ी बनाती थीं। इस एक ब्लैंकेट बैन ने
तो उनकी रोजी रोटी ही छीन ली। एग्जैक्टली। प्रतिबंध का मकसद और उसके असर के बीच कोई तालमेल नहीं था। ये कानून जरूरत से ज्यादा सख्त था। और यही सेम लॉजिक गोदावत पान मसाला केस में भी अप्लाई हुआ। ओ, महाराष्ट्र सरकार वाला बैन, जहां उन्होंने तंबाकू वाले गुटखा और पान मसाला की मैन्युफैक्चरिंग और बिक्री पर टोटल बैन लगा दिया था। उनका भी इंटेंशन बच्चों को कैंसर से बचाना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस टोटल बैन को एक्सेसिव माना। अब कोई आम इंसान सोचेगा कि गुटखा बैन करना गलत कैसे हो सकता है। लेकिन कोर्ट का नजरिया लीगल बैलेंस का था। उन्होंने कहा कि अगर बच्चों को बचाना है तो आप स्कूलों के आसपास बैन लगाओ, अवयस्कों को बेचने पर सख्त पाबंदी लगाओ। राइट। आप रातों रात पूरे के पूरे व्यापार को जड़ से खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि उससे लाखों लोगों का रोजगार जुड़ा होता है। इसको अगर एक एनालॉजी से समझें जो हमारे नोट्स में दी है, राज्य द्वारा लगाया गया रेगुलेशन एक सर्जन के स्कैल्पल की तरह सटीक होना चाहिए। बिल्कुल, जो सिर्फ बीमारी वाले हिस्से को काटे ताकि बाकी शरीर स्वस्थ रहे, न कि लकड़हारे की कुल्हाड़ी की तरह जो एक टहनी की बीमारी खत्म करने के लिए पूरा पेड़ ही काट डाले। पाबंदी हमेशा टारगेटेड होनी चाहिए। तो इस पूरे विस्तृत विश्लेषण से एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है कि आर्टिकल 19 कोई पुरानी धूल खाई कानून की किताब का पन्ना नहीं है। हाँ, ये एक लिविंग प्रोसेस है। जैसे जैसे समाज बदलता है, हमारी अदालतें इन अधिकारों की नई व्याख्या करती हैं। वो इंश्योर करती हैं कि आजादी भी बची रहे और समाज की शांति भी। और ये बैलेंस ही हमारे लोकतंत्र की असली ताकत है। बिल्कुल सही कहा। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसे विचार पे गौर करना बहुत जरूरी है जो आज के हमारे इन सोर्स नोट्स के भी पार जाता है। आप किस बारे में सोच रही हैं? मैं आज की इस तेज हाइपर कनेक्टेड डिजिटल दुनिया के बारे में सोच रही हूँ, जहाँ AI और डीप फेक्स का इस्तेमाल करके पल भर में मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा सकती है। ओह, ये तो बहुत बड़ा खतरा है। आज किसी भी नेता की हूबहू आवाज बनाई जा सकती है, नकली वीडियो बन सकते हैं। और ये सब इतना असली लगता है कि आम इंसान सच और झूठ का फर्क ही नहीं पहचान पाता। तो ऐसे में एक बेचैन करने वाला सवाल उठता है कि क्या आने वाले सालों में इन नई तकनीकों के खतरे को देखते हुए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की डेफिनेशन को पूरी तरह से बदलना पड़ेगा? ये बहुत डीप सवाल है। क्या अदालतों को एक नया ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा? एग्जैक्टली। एक नागरिक की डिजिटल आवाज आखिर कहाँ खत्म होती है और पब्लिक ऑर्डर का खतरा कहाँ से शुरू होता है? जब सच और झूठ के बीच की लकीर ही AI मिटा देगा, तब आजादी की रक्षा कैसे होगी? और उस आजादी को बचाने के लिए जो पाबंदियां लगेंगी, क्या वो अपने आप में आजादी का गला नहीं घोट देंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अभी किसी भी कानून की किताब में नहीं है, और मुझे लगता है कि एक समाज के रूप में हम सबको इस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, क्योंकि आजादी कोई दीवी चीज नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। राइट, जिसे हर नई पीढ़ी को अपनी समझ से दोबारा हासिल करना पड़ता है।